हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 पोल साइंस की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बच्चों, क्यूबा एक स्मॉल आइलैंड नेशन है यूएस की कोस्ट की तरफ। ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ये यूएस है और ये है हमारा क्यूबा। और क्यूबा जो है वो सोवियत यूनियन की एली थी। सोवियत यूनियन से उसे फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक हेल्प मिलती थी। अब सोवियत यूनियन में बहुत सारे छोटे छोटे रिपब्लिक स्टेट्स आते थे और उसमें एक बड़ा पार्ट जो था वो था रशिया। रशिया जो है वो सोवियत यूनियन का एक मेजर पार्ट था। अब जो प्रेसिडेंट थे क्यूबा के वो थे फिडेल कैस्ट्रो और वो एक कम्युनिस्ट रूल्ड नेशन था। अप्रैल 1961 में जो सोवियत यूनियन के जो लीडर्स थे, सोवियत यूनियन और यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, शॉर्ट में यूएसएसआर, उनके जो लीडर्स थे उनको ये डर था कि यूएस जो है वो क्यूबा पे इन्वेड कर सकता है। तो इसीलिए सोवियत यूनियन के लीडर निकिता क्रुश्चेव उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्यूबा को एक रशियन बेस बना देंगे और उन्होंने वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स जो थी वो वहाँ पर इंस्टॉल कर दी अप्रैल 1962 में। ये जो न्यूक्लियर मिसाइल्स थी इनके डायरेक्ट रेंज में आ रहे थे यूएस के कुछ स्टेट्स और बेस। और इसीलिए जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी उस टाइम पे, और जो उनके एडवाइज़र्स थे, उन्होंने सोचा कि वो कोई वॉर स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि उन्हें एक वार्निंग दे देंगे कि वो अपने जो वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, वो वहाँ से हटा लें। यूएस के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर किया कि जो भी शिप्स आ रही है सोवियत यूनियन की तरफ से, जो क्यूबा की तरफ जा रही हैं, वो उन्हें वहाँ से वापस भेज दें। ये एक तरह से वार्निंग थी यूएसएसआर को कि वो कोई फुल स्केल वॉर करने से बचे। सोवियत यूनियन ने एंड में अपनी जो शिप्स थी उनको वापस भेज दिया और थैंकफुली कोई फुल स्केल वॉर नहीं हुई। ये था हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यूएसएसआर और अमेरिका, यूएस के बीच में कोई फुल स्केल वॉर नहीं हुई, लेकिन दोनों के बीच में जो कंपटीशन था, टेंशन्स थी, उसको हम बोलते हैं कोल्ड वॉर। यानी कि एक्चुअली में कोई वेपन्स के साथ वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन दोनों के बीच में टेंशन्स थी। जो वेस्टर्न अलायंस थी वो थी यूएस के कंट्रोल में, और यूएस की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी पर बेस। अब लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है? लिबरल डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जिसके अंदर इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाए। वहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर होती है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती, बल्कि जो पावर्स होती है पॉलिटिकल पावर के पास वो लिमिटेड होती है बाय रूल ऑफ लॉ। और कैपिटलिज्म सपोर्ट करता है प्राइवेट ओनरशिप को, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट ओनरशिप को। दूसरी तरफ जो ईस्टर्न अलायंस थी, जो कि सोवियत यूनियन के अंडर थी, वो फॉलो करते थे आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सोशलिज्म और कम्युनिज्म बिल्कुल अगेंस्ट है प्राइवेट ओनरशिप के। उनको ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्शन है, जो मार्केट है, वो कोई प्राइवेट ओनरशिप ना कंट्रोल करे, प्राइवेट ओनरशिप ना हो उस पर, बल्कि पब्लिक ओनरशिप हो, यानी स्टेट कंट्रोल करे। यह है सोशलिज़म। और कम्युनिज़म यही है कि प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, जो प्रोडक्शन है, जो मार्केट है, वो सारी कंट्रोल होनी चाहिए किसी कम्युनिटी के हाथ में, या स्टेट कंट्रोल करे उसको। ये सब हम पहले भी प्रीवियस क्लासेस में हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अब ये वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस है क्या, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बच्चों, अलायंस को हम एक तरह से कोलिशन या पार्टनरशिप समझ सकते हैं। ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जो कि हुई थी 1939 से 1945 तक, उस टाइम पे हमारी दो पावर्स थी, दो फोर्सेस थी जिनके बीच में लड़ाई हो रही थी। एक थी हमारी अलाइड फोर्सेस जिसके अंदर आती थी हमारी यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस, और दूसरी तरफ थी हमारी एक्सिस पावर्स जिसके अंदर आते थे जर्मनी, इटली और जापान। तो जो अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। ये हमने क्लास 9th में हिस्ट्री में पढ़ रखा है वैसे।
तो जब वॉर हुई, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो यूरोप के बाहर भी बहुत सारे पार्ट थे जहाँ पर ये वॉर स्प्रेड हो गई थी, जैसे चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, बर्मा जो आज का म्यांमार है, और इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। बच्चों, वॉर के अंदर बहुत सारी इनोसेंट लाइफ्स जो है वो चली जाती है। इस वॉर में भी बहुत सारे लोग थे जिनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा, बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने वाली थी, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में यूएस ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स जो है जापान की 2 सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने फेंके अगस्त 1945 में, जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोग जो इस यूएस बॉम्बिंग के अगेंस्ट थे वो ये कहते हैं कि यूएस को पहले से पता था कि जापान जो है वो सरेंडर करने वाला है, और इसीलिए यूएस का बॉम्ब फेंकना जापान की सिटीज़ पर नीडेड नहीं था, ज़रूरी नहीं था ये करना। लेकिन यूएस ने ये किया अपनी सुप्रीम पावर दिखाने के लिए मॉस्को को, और इसीलिए भी ताकि जो सोवियत यूनियन है वो मिलिट्री पावर का फ़ायदा ना उठा सके एशिया के अंदर। अब इस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद यूएस और सोवियत यूनियन ही थे जो पूरी वर्ल्ड में 2 सुपर पावर बन चुके थे। दोनों के पास ही न्यूक्लियर मिसाइल्स थी, और अगर न्यूक्लियर वॉर किसी भी एक साइड से स्टार्ट हो जाती तो दोनों ही कंट्रीज़ को, दोनों ही स्टेट्स को बहुत नुकसान पहुंचता, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। इसीलिए जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुई उस टाइम पर ना ही यूएस ने हॉट वॉर करने की कोशिश करी, ना ही यूएसएसआर ने, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर से सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही होता है, सिर्फ तबाही होती है, लोगों की जानें जाती है। और अगर इस केस में कोई एक कंट्री, कोई एक साइड जीत भी जाए तो उसका क्या फ़ायदा। इसी को हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डेटरेंस, जिसमें अगर एक साइड दूसरी साइड पर अटैक करने की कोशिश भी करे न्यूक्लियर वेपन से, न्यूक्लियर मिसाइल से, या फिर दूसरी साइड के न्यूक्लियर वेपन्स को डिसेबल भी कर दे, फिर भी दूसरी साइड के पास इतनी न्यूक्लियर वेपन बच जाएंगे कि वो दूसरी स्टेट्स को, दूसरी कंट्रीज़ को पूरी तरह से तबाह कर सकें। तो इसमें समझदारी यही होती है कि पूरी कोशिश करें कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट ना हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। बच्चों, जब ये 2 सुपर पावर आई, यूएस और सोवियत यूनियन, पूरा वर्ल्ड जो है वो ये 2 सुपर पावर्स के बीच में डिवाइड हो गया था। जो स्मॉल स्टेट्स थी उनको या तो यूएस का या फिर यूएसएसआर, सोवियत यूनियन का पार्ट बनना पड़ा। जब भी कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ पार्टनरशिप या कोएलिशन करती है, इसी को हम बोलते हैं एली बनाना। तो यूएस और यूएसएसआर की बहुत सारी एलीज बन चुकी थी, बहुत सारी स्मॉल स्टेट्स थी जिन्होंने या तो यूएस को ज्वाइन कर लिया था या फिर यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया था। अब क्वेश्चन ये है कि जो स्मॉल स्टेट्स हैं वो इन 2 एलीज को ज्वाइन क्यों करना चाहती थी। तो स्मॉल स्टेट एली बनती है क्योंकि उन्हें बदले में मिलती है प्रोटेक्शन, उनको वेपन्स मिलते हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमिक हेल्प भी मिलती है। इस अलायंस सिस्टम की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 कैंप में डिवाइड हो गया था। एक तरफ था यूएस का कैंप और एक तरफ था हमारा यूएसएसआर का कैंप। ज़्यादातर जो वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ थी, जो वेस्ट यूरोप साइड की जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने साइड लिया था यूएस का, और जो यूरोप की ईस्टर्न साइड कंट्रीज़ थी वो थी सोवियत यूनियन की साइड पे। इसलिए हम वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस बोलते हैं, जो यूएस के सपोर्ट में थे और जो यूएसएसआर के सपोर्ट में थे। जो ये वेस्टर्न अलायंस थी जो यूएस के सपोर्ट में थे, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वेस्टर्न अलायंस की, जिसका नाम उन्होंने रखा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ये बनाई थी 1949 में, इसको शॉर्ट में हम नाटो भी बोलते हैं। इसके अंदर 12 स्टेट्स आ रही थी, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर हम 12 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट के ऊपर भी अटैक होता है तो हम ये समझेंगे कि हम सब पर अटैक हुआ है। दूसरी तरफ जो ईस्टर्न अलायंस थी, जो सोवियत यूनियन के साथ थे वो सारे, उन्होंने बनाया था एक वॉर्सो पैक्ट। ये बनाया उन्होंने 1955 में,
उनका काम बस यही था कि वो किसी तरह जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो यूएस के कंट्रोल में है उसे अपने कंट्रोल में कर सकें। तो इससे देखकर तो आपको पता लग रहा होगा कि यूरोप जो है वो मेन एरिया था कॉन्फ्लिक्ट का। तो जो कुछ स्मॉल स्टेट्स थी जो इन दोनों का ही पार्ट नहीं बनना चाहती थी, वहाँ पर क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन थी जैसे कि उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर का यूज़ किया ईस्टर्न यूरोप को अपने अंडर रखने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्मॉलर रीजन्स थे ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सोवियत यूनियन ने अपनी मिलिट्री पावर को यूज़ किया, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया ताकि वो जो है सोवियत यूनियन की अलायंस में ही रहें। ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में यूएस ने एक अलायंस सिस्टम बनाया, द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सियाटो, और एक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई सेंटो। और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और चाइना ने क्लोज रिलेशनशिप बना लिए नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम और इराक के साथ। अब हुआ ये कि जो अलायंस थी ये दोनों, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस, इनमें आपस में ही टेंशन स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि जो ईस्टर्न अलायंस थी सोवियत यूनियन वाली, उसके अंदर जो चाइना था उसका और यूएसएसआर का झगड़ा स्टार्ट हो गया टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे, एरिया को लेकर चाइना और यूएसएसआर में टेंशन स्टार्ट हो गई। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी अपने कॉलोनियल रूल से, जो आज़ाद हुए थे जस्ट, तो इसीलिए वो ना ही वेस्टर्न अलायंस का पार्ट बनना चाहते थे ना ही ईस्टर्न अलायंस का। जैसे इंडिया जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर थी और उनको 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो वो कैसे किसी एक सुपर पावर का पार्ट बन जाए। इसीलिए ऐसी कंट्रीज़ जिनको अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी वो ना ही वेस्टर्न अलायंस का पार्ट बनना चाहते थे ना ईस्टर्न अलायंस का, और इसीलिए उन्होंने नाम नॉन अलाइन मूवमेंट को साइन किया, ये बताने के लिए कि हम दोनों में से किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे बल्कि इससे बाहर ही रहेंगे। अब ये समझ में आता है कि स्मॉल स्टेट्स जो थी वो सुपर पावर की एली क्यों बने, क्योंकि उनको बदले में प्रोटेक्शन मिल रही थी, ठीक है, इकोनॉमिक हेल्प मिल रही थी। बट सुपर पावर को इन स्मॉल स्टेट्स की क्या ज़रूरत थी? तो पहला तो ये कि जो स्मॉल स्टेट्स थी ये रिच थी वाइटल इंपॉर्टेंट मिनरल्स और ऑयल्स से, तो ये जो सुपर पावर है इनको उन स्मॉल स्टेट्स से जो है ये रिसोर्सेज ऑयल्स और मिनरल्स मिल रहे थे बदले में। दूसरा, वो इजीली वहाँ से एक दूसरे के ऊपर स्पाई कर सकते थे। सुपर पावर को एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता था जहाँ से वो अपने वेपन्स को लॉन्च कर सकते थे। और दूसरा था, एक तो इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रही थी उन्हें मिलिट्री एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। बच्चों, इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।